नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबर के साथ मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हलुवास में हुए जमीनी विवाद में युवक की हत्या। उषा चेतन की स्मृति में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 170 मरीजों को जांचा। एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक्स मिलने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई, कहा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने। प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर प्रतीक प्रवीण की हुई हत्या। लेबर कॉलोनी में पानी की अभाव के चलते अधिकारियों के विरुद्ध हुआ प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के समीपी गांव हालुवास में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के ही दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक पर तेज धार के हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं उसकी मां व ताऊ गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावरों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। गांव हालुवास निवासी 31 वर्षीय राकेश की खेत के पास ही करीब 800 वर्ग गज प्लाट को लेकर परिवार के लोगों के साथ ही जमीनी विवाद चल रहा था। इसको लेकर पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। बुधवार सुबह 11 बजे गांव हलुवास में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर टकराव हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। राकेश के सिर व शरीर पर तेज धार हथियार से हमले की वजह से कई घाव बन गए थे। लहूलुहान हालत में ही उसे जिला नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया। जबकि राकेश की मां और ताऊ को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दाखिल कर लिया। सदर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए, वहीं शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि राकेश के पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। उसे 1 साल का बेटा भी है। इसमें जो राकेश सनोक धर्मवीर सिंह था, उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी मदर को चोट लगी है और उनके ताऊ जी को भी अच्छी चोट लगी है। वो किसी प्लाट पे लेके उनका छोटा मोटा झगड़ा था, पर ये नहीं पता था कि प्लाट का झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा। वे पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे मारने की, और उन्होंने उस पर पहले तो घर गए, बता रहे हैं, घर जाके उन्होंने हमला किया। फिर वो गया खेत में उनके साथ इनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने चोट मारी धारदार हथियार से, जो चोट इतनी गहरी है कि उनमें से राकेश की तो डेथ ही होगी। तो मारने वाले गांव के, मारने वाले पड़ोस में ही, उन्हीं के, उनका पड़ोस में ही है, पास में ही है। कितने लोगों ने हमला किया? ये मेरे हिसाब से है 7 से 8 लोग हैं। पुलिस डेड बॉडी, जब तो वो डेड नहीं हुए थे, जब पुलिस आई थी यहाँ के, वो डॉक्टर साहब ने उनको डेड घोषित कर दिया, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा गंभीर थी उनको। कहाँ पर चोट लगी है? चोट सिर में है और चेस्ट पे भी है, पैरों पे भी है, हर जगह चोट है। मतलब कान पे भी है, हर जगह लग रही है चोट। तो मृतक उसकी कितनी उम्र है? क्या उसकी उनका राकेश नाम है, खेती बाड़ी किसान था, बालक था बेचारा। और अपना बाप भी एक्सपायर हो रहे हैं, उनके ताऊ भी एक्सपायर हो रहे हैं। कुछ सालों पहले उनके भाई भी एक्सपायर हो गए थे। एक लड़का है, अभी शादी हुई थी, 1 साल का बच्चा हुआ बस उनके। गरीब परिवार था। मांग तो जी प्रशासन से यही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बेचारे को न्याय मिलना चाहिए। देखो, न्याय ज़्यादा से ज़्यादा उनको जितनी सज़ा हो सके तो हमसे यही करेंगे कि न्याय उनको अच्छा मिले, क्योंकि बार बार तो आना नहीं, उसकी ज़िंदगी चली गई। ये भाई अलवाज देव शर्माजरा में हुआ, अपना भाई लगा, चाचा का लड़का। ये भाई एक प्लाट पे था वैसे, लेकिन वो खेत में जा रहे थे, प्लाट है खेत में, तो वहीं झगड़ा हुआ था। कोई कुत्ते काटे वैसे गढ़ रहे थे, मतलब, तो वहीं झगड़ा हुआ था। दूसरी पार्टी ना आकर न वहीं मारे उनका। पहला वो घर न गए हैं, घर न नहीं मिले, फिर उन्हें छेड़खानी करी उन्हें, फिर वो खेत में आए, उन्हें मारपीट हुई, फिर वो बाजी मार करना। तो हमला करने वाले कौन थे? उनके हाथ में किस प्रकार के हथियार थे? कहाँ पर चोट मारी थी? उन पे लाठी थे, सारे हथियार थे, तलवार भी थी और वही थे। उनमें 3 घायल हुए हैं और मेरे चाची का और मेरे फादर का चोट आई है और भाई का चोट आई है। चाचा का लड़का एक्सपायर हो, उनकी यही 29 साल का। उसका क्या नाम है?
खेती बाड़ी कराया। खेती बाड़ी कराया करते थे। राकेश नाम। राकेश की शादी वगैरह भी होती हाँ, शादी हो रही है। बच्चा एक लड़का। एक साल का। हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि राकेश सन ऑफ धर्मवीर वासी आलवास का रुका ब्रोडेड। तो इस सूचना पर मैं यहाँ पर अपने PPGH भिवानी में पहुँचा हूँ और राकेश का रुका ब्रोडेड प्राप्त करके वहाँ मोर्चरी में पहुँचा तो वहाँ पर उसकी माता प्रेम वाइफ ऑफ धर्मवीर व उसका ताऊ उदय सिंह सन ऑफ स्वरूप सिंह वासी आलवास हाजिर मिले। जो राकेश की माता प्रेम को भी चोटें लग रही है, उदय सिंह को भी चोटें लग रही है। घायलों के बयान हासिल किए गए और पूछताछ करके ना और कार्रवाई की जा रही है। जो ये मामला प्लाट से में दोनों पक्षों का नापातोली करने की वजह से हुआ है, जो लाठी डंडों से लैस होकर इन तीनों को चोटें मारी है, जिसकी राकेश की मौके पर मौत हो गई और प्रेम व उदय दोनों अपना इलाज करवा रहे सरकारी अस्पताल में। जल्दी से जल्दी तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नाम लिए हैं, सभी इन चोट मारने वालों के नाम बताए हैं, 6-7-8 आदमी, जिसमें लेडीज़ भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल। प्राथमिक जांच में ये पाया कि इन्होंने आपस में प्लाट बेच रखा था और उसकी पैमाइश चली हुई थी। तो प्लाट की पैमाइश को लेकर के इनका दोनों पक्षों आपस में झगड़ा हुआ है। जो ये परिवार के सिर्फ 3 आदमी थे, ये ज़्यादा थे, इन्होंने इनको काफ़ी चोटें मार रखी है। कितने लोगों को चोटें आई? इसमें 3 लोगों को चोटें आई। खेतीबाड़ी का राकेश खेतीबाड़ी का काम करता था, शादीशुदा लड़का है। इसकी एक बहन है, वो भी शादी कर रखी है। पिता है, उसका भी देहांत हो चुका है। इसका जो छोटा भाई है, उसका भी देहांत हो चुका है। अभी परिवार में ये और इसकी माता और इसकी पत्नी और एक इसका छोटा बच्चा, 3 ही मेंबर परिवार में थे। विख्यात समाज सेवी बैकुंठवासी श्रीमती उषा चेतन के जन्म दिवस पर उनको समर्पित भिवानी परिवार मैत्री संघ के 26वें निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर में 170 से अधिक मरीजों की ओपीडी हुई। कैंसर के 7 मरीजों की निःशुल्क स्क्रीनिंग हुई। शिविर में आंखों की जांच के बाद मोतियाबिंद का लेंस वाला ऑपरेशन निःशुल्क करने के लिए 50 से अधिक मरीजों का चयन किया गया। यह ऑपरेशन गुरुग्राम में किए जाएंगे। संस्था के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि उनकी संस्था प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को यह शिविर लगाती है। विकसित भारत स्वस्थ भारत मिशन में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाली संस्था BPMS के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि इन कैंपों में अब तक हजारों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आंखों की जांच व सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम के चिकित्सकों की टीम व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों की टीम अपनी सेवाएं हर माह कैंप में देती हैं। कैंप में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कूपन वितरित किए जाते हैं। 26वां नेत्र जांच चिकित्सा शिविर बैकुंठवासी उषा चेतन की स्मृति में लगाया गया। उन्होंने अपना समस्त जीवन मरीजों, गरीबों एवं जरूरतमंदों की सेवा में ही बिताया था। शिविर की शुरुआत से पूर्व उषा चेतन के चित्र पर पुष्पांजलि देकर उनके संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। आप सभी लोगों को जानकारी होगी क्योंकि भिवानी परिवार मैत्री संघ, जो कि भिवानी के रहने वाले थे और वो दिल्ली और NCR एरिया में जाके कुछ लोग व्यापार के सिलसिले में वहाँ रहने लगे हैं व्यापार के लिए, तो उन्होंने एक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ बनाई हुई है और ये संघ में लगभग 1500 परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये संघ हर महीने के तीसरे बुधवार को समाज सेवा के कार्य की कड़ी में भिवानी में एक आंखों की जांच का, मोतियाबिंद के ऑपरेशन का एक निःशुल्क कैंप लगाता है। तो उसी कड़ी में आज ये 26वां कैंप लग रहा है भिवानी में कृष्ण प्रणामी मंदिर में, हर महीने के तीसरे बुधवार की तरह। और इस कैंप के अंदर हम लोग आज तो आंखों की जांच का काम करते हैं और मोतियाबिंद का अगर कोई भी मरीज निकलता है तो उसका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है गुड़गांव ले जाकर। गुड़गांव के प्रसिद्ध हॉस्पिटल है अंत्योदय वाले, उनका टीम आती है, यहाँ जांच करती है। उनको लाने का, ले जाने का, ऑपरेशन का पूरा खर्च भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा वहन किया जाता है। इसके साथ राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जो दिल्ली में रोहिणी में है, उसकी भी एक टीम यहाँ आती है और कैंसर जैसी महामारी की जांच करती है ताकि पहली स्टेज में ही कैंसर को पकड़ा जा सके, क्योंकि पहली दूसरी स्टेज में अगर कैंसर पता चल जाता है तो उसका इलाज भी पूरी तरह से संभव होता है। और इस कैंप के माध्यम से अगर किसी का रोगी पता लगता है
तो उससे लगभग 5 लाख रुपए की अलग अलग तरीके से मदद की जाती है। उसमें लगभग उसका कैंसर उसका खत्म हो जाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि जो ये प्रयास किया जा रहा है उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपनी आंखों की बीमारी का और अपनी जांच कराए ताकि कैंसर का भी आप सबको पता लग सके। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब सख्त हो चला है। बच्चों के बैग्स का बोझ कम करने के मकसद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जो स्कूल एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक्स विद्यार्थियों को पढ़ाता मिला, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि निजी स्कूल निजी पब्लिकेशन की कई किताबें बच्चों पर थोप कर उनका बोझ ही बढ़ा रहे हैं। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि निजी स्कूल निजी पब्लिकेशन की कई किताबें बच्चों पर थोप देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 8वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स बच्चों को फ्री देते हैं। ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड उन निजी स्कूल के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। शिक्षा बोर्ड एक टीम गठित करेगा जो स्कूलों में बच्चों की बुक्स चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि मई माह में टीम स्कूलों में जाकर बुक्स की जांच करेगी व आदेशों के खिलाफ बुक्स मिलने पर जुर्माना व मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखा जाएगा। उनका सवाल है, 8वीं क्लास तक सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में ज़रूर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें सख्त निर्देश शिक्षा अधिकारियों को, उच्च शिक्षा अधिकारी जो अपने डायरेक्टरेट में ऊपर से कंट्रोल जो होता है सारे स्कूल्स को, वहाँ दिए हैं। और उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई स्कूल जो प्राइवेट पब्लिकेशन या एक लिमिट से ज़्यादा आर्थिक बोझ पेरेंट्स के ऊपर डले, ऐसा कोई मतलब बुक्स रिकमेंड करता है, कोई ऐसी एक शॉप रिकमेंड करता है भाई फलां दुकान से आप बुक लेंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक बोर्ड के लेवल का सवाल है, जैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हम बाकायदा फ्लाइंग कंस्टिट्यूट करके सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में बच्चों की बुक्स चेक करवाएंगे और जिस किसी स्कूल में हमें प्राइवेट पब्लिकेशन या इस टाइप का पब्लिकेशन मिलता है जिसमें आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ा है पेरेंट्स पर, उस स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है प्राइवेट स्कूल संचालक के खिलाफ अगर इस तरह का कोई मामला जो है वो मिलता है तो? इसमें प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा, एफिलिएशन भी कैंसिल हो सकती है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल इस प्रकार के वायलेशन ऑफ रूल करेंगे उन पर टाइम टू टाइम जैसे जैसे सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्नी रवीना ने अपने प्रेमी यूट्यूबर सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण का गला घोंटकर दिन में ही हत्या कर दी थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए रात होने और सबके सो जाने का इंतजार किया। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो उसने रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को दिनोद रोड पर ड्रेन के अंदर गली सड़ी हालत में मिला था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वे साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को भी जब परिजनों ने उससे रवीण के बारे में पूछा तो उसने पता नहीं होने का नाटक किया। देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में शव रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में जाकर ठिकाने लगा दिया। थाना सदर के थाना प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि करीब 28 तारीख को एक डेड बॉडी गंदे नाले में मिली। पुलिस ने इत्तफाकी कार्रवाई करके दाह संस्कार के लिए बॉडी को परिजनों को सौंप दिया, जिसका उन्होंने संस्कार भी कर दिया। लेकिन मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन शुरू की तो मामले में पाया गया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। बाद में रात को शव को मोटरसाइकिल पर लेकर गंदे नाले में फेंक दिया। 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी दिनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकालकर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी हो गई। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ आगे थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया।
पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है, जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी और तू मैं रहती थी। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में लेबर कॉलोनी के निवासियों विशेषकर महिलाओं ने पिछले 1 महीने से पीने का पानी नहीं मिलने से आक्रोशित होकर कॉलोनी के बूस्टर स्टेशन पर पहुंचकर जिला प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जन प्रतिनिधियों के विरोध में प्रदर्शन किया और वीरवार को फिर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। मौके पर पहुंचे जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और कॉलोनी वासियों की समस्या के समाधान की मांग की। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वीरवार को शहर की पानी व अन्य जन समस्याओं को लेकर प्रातःकाल जिला उपायुक्त कार्यालय पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी प्रदर्शन करके ज्ञापन देगी। उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं से बात करते हुए कहा कि लेबर कॉलोनी के बूस्टर स्टेशन के बने हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है। वह नीचे से लीकेज कर रहा है तथा पीछे से पानी की भी कमी आ रही है। लेबर कॉलोनी में पीने के शुद्ध पानी का गहरा संकट बना हुआ है। लोग स्वयं का पैसा लगाकर टैंकर मंगाने के लिए मजबूर हैं। हैंडपंप में खारा पानी आता है। कॉलोनी वासी विशेषकर महिलाएं भारी परेशानी में हैं। उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। वे बूस्टर स्टेशन पर ताला लगाने अथवा रोड जाम करने को तत्पर हो गई हैं। यह समस्या शहर के कई वार्डों में चल रही है। जगह जगह पानी और सीवरेज की लाइनें लीकेज कर रही हैं। एक बार खुदाई करके उसे दुरुस्त किया गया तो 15 दिनों तक वह गड्ढा ही ठीक नहीं होता। संबंधित विभाग के अधिकारी फोन बंद रखते हैं। जनप्रतिनिधि व संबंधित विभाग लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर ही नहीं है, इसलिए लोग हताश व परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन व जनप्रतिनिधि जन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो जनता में गुस्से का विस्फोट होना तय है। आगे यहाँ 20-25 दिन से पानी नहीं आ रहा और ये बच्चे बगैर नहाए स्कूलों में भेज रही हैं और पानी की इनकी उपलब्धता नहीं कर पा रही, तो ये इनमें बहुत ज्यादा रोष है महिलाओं में। यहाँ लेबर कॉलोनी की महिलाओं में चिरंजीव कॉलोनी और लेबर कॉलोनी में बूस्टिंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पिछले 1 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा, बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग पैसा दे करके टैंकर मंगवाते हैं और बड़े परेशान हैं यहाँ की महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही ज़्यादा दिक्कत होती है। घरेलू काम उन्हीं को करना होता है और ये डीसी साहब के भी जाए, दरबार में भी जाए, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को भी कह लिया, यहाँ के स्थानीय एमएलए को भी कह लिया, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि लोगों की बड़ी हाहाकार मची हुई है। भिवानी में कई वार्डों में पानी नहीं आ रहा, जैसे ये यहाँ नहीं आ रहा, तो वो ध्यान दें और पता लगाएं। अगर अभी नहर में कुछ पानी आया है, थोड़े दिन के बाद तो नहर में 1 महीने 40 दिन के बाद पानी आएगा, बड़ा बुरी हाहाकार मचेगी। कोई योजना प्रशासन के पास, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास है क्या इनका समाधान करने की? 20 दिन से लेबर कॉलोनी में हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पीने का पानी हम खरीद के ले आते हैं जी, और टैंकर मंगवाते हैं अपना पैसा देके, फिर घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए जो आपकी समस्या उसका समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे? हम धरना देंगे और क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे सारी महिलाएं। और यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है पानी की, और देखो छोटे बच्चे को ले लेके पानी भरना और फिर इनके लिए भी पानी मिलता नहीं हमें। बताओ हम क्या करें, और हम मजदूर करने वाले, हम पैसों से कितना पानी मंगवा लेंगे? तो इसके बारे में भी आपने भी जो है आपका वार्ड का जो पार्षद होता है उसको अवगत हम सारी जगह जा चुके हैं, धक्के खा चुके हैं। बच्ची को ले लेके कहाँ जाएंगे, एक बार बताओ आप मुझे। हमें पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। वोट के टाइम तो आ जाते हैं सारे, और उसके बनने के बाद हमें कोई पूछता भी नहीं है, धक्के मार देते हैं वहाँ से। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे? हम रोड जाम करेंगे या फिर आगे जाएंगे कहीं।
समस्या ये महीना भर से हो रही है और बच्चे भूखे सोते हैं। नल से ढो ढो के पानी लाती हूँ, काम सारा दिन करती हूँ, रात को 8-9 बजे तक मेरे को नहाना धोना काम करना हो जाता है। बच्चे मेरे जब तक सो जाते हैं और ऐसे पानी को दिक्कत रहेगा तो हम बताओ कब तक चलाएंगे। और अब चलते चलते क्षमा वीरों की अलंकृति है। दुर्बल और विवश व्यक्ति द्वारा उद्गीत क्षमा का महात्म्य उतना ही प्रखर नहीं हो सकता। ज्ञान की चमक से मौन की सार्थकता है, शांति संपन्नता में क्षमा की सार्थकता है और त्याग भावना में आत्मगोपन की सार्थकता है। शक्ति के अभाव में स्वीकृत का कवच व्यक्ति को कई अवांछनीय परिस्थितियों से बचा तो सकता है, पर उसमें क्षमा का वर्चस्व धुंधला हो जाता है। मन के प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर संभावित उत्तेजना को शांति से शांत करने वाला व्यक्ति अपनी क्षमा को तेजस्वी बनाता है। क्षमा के स्वरूप और उसके क्रियान्वित के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बन सकता। अपराध करने वालों और क्षमाशील रहने वालों की अनेक भूमिकाएं हैं। एक मुनि अपराधी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता है तो उसका मुनित्व संदिग्ध हो जाता है। भगवान महावीर के साधना काल में कितनी बार प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की गई, पर महावीर का महावीरत्व उनकी क्षमाशीलता में ही पैदा हुआ। राजधर्म क्षमा को एकांतिक महत्व नहीं देता। दुष्ट व्यक्ति का दंडित करना राजधर्म के अनुसार विहित है। दंडनीय को दंड न देना राजधर्म का लोप माना जाता है। इससे अराजकता को प्रोत्साहन मिलता है और अपराधी तत्व निरंकुश हो जाते हैं। दंड संहिता की सारी धारणाएं अपराधों का प्रतिकार करने के लिए हैं। समाज के साथ अपराध और अपराधों के साथ दंड पद्धति का सृजन स्वाभाविक माना जाता है, किंतु यह लोक व्यवस्था का सिद्धांत है। अध्यात्म की भूमिका इससे भिन्न है। इसमें अपराधी व्यक्ति स्वयं अपराध शोधन के लिए प्रायश्चित स्वीकार करता है। अपराधी को बलात् दंडित करने की बात क्षमा धर्म द्वारा संभव नहीं है। साधना के पथ पर अग्रसर साधकों के लिए क्षमा के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं है। क्षमा का प्रभाव निर्बाध होता है, पर क्षमा धर्म की साधना है बहुत कठिन। क्षमा धर्म की साधना है बहुत कठिन। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हलुवास में हुए जमीनी विवाद में युवक की हत्या। उषा चेतन की स्मृति में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 170 मरीजों को जांचा। एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक्स मिलने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई, कहा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने। प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर प्रतीक प्रवीण की हुई हत्या। लेबर कॉलोनी में पानी के अभाव के चलते अधिकारियों के विरुद्ध हुआ प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।